नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3.5 घंटे नॉवल का 14वां पार्ट, जो कि है इसका फाइनल पार्ट। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 3.5 घंटे नॉवल का 14वां पार्ट। विभा का वाक्य पूरा हुआ ही था कि टेलीफोन की घंटी टनटना उठी। रिसीवर उठाकर विभा ने कहा, हेलो। मनीराम बागड़ी मिल गया है बहुरानी, एसएसपी की आवाज। वेरी गुड, कहाँ? सॉरी बहुरानी, दरअसल पुलिस को उसकी लाश मिल सकी है। ओह, विभा के चेहरे पर उभरा जोश कुछ फीका सा पड़ गया। बोली, कहाँ? होटल एंजॉय के रूम नंबर 70 में। पुलिस उस तक पहुंची कैसे? दरअसल मैनेजर ने पुलिस को फोन पर सूचना दी थी कि उसके होटल के रूम नंबर 70 में ठहरे बलदेव ठाकरे नामक व्यक्ति की कुछ देर पहले किसी ने हत्या कर दी है। मैं स्वयं वहां पहुंचा और लाश को देखते ही पहचान गया। लाश मनीराम बागड़ी की ही है। आपको तुरंत फोन कर रहा हूं। कृपा किसी वस्तु को छेड़िएगा नहीं, हम लोग पहुंच रहे हैं। जिस वक्त हम एंजॉय होटल पहुंचे उस वक्त रूम नंबर 70 में पुलिस, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग वाले अपना काम निपटा रहे थे। होटल की इमारत के बाहर काफी भीड़ हो चुकी थी। गैलरी में पुलिस तैनात थी। हमें देखते ही एसएसपी लपकता सा हमारी तरफ आया और सबसे पहले उसने आईजी साहब को जोरदार सैल्यूट दिया। आईजी के प्रश्न के जवाब में उसने बताया कि वह संबंधित वेटर, होटल के स्टाफ और मैनेजर का बयान ले चुका है। काउंटर क्लर्क का कहना है कि 7 बजे के करीब रूम नंबर 70 से काउंटर पर फोन आया। अपने कमरे से मिस्टर बलदेव ठाकरे ही बोल रहे थे, जो बहुरानी द्वारा दिए गए चित्र के मुताबिक मनीराम बागड़ी है। एसएसपी ने सारी बातें स्पष्ट की। उन्होंने काउंटर क्लर्क से कहा कि इस वक्त वे अपने कमरे में जरूरी काम कर रहे हैं, अतः 3.5 घंटे तक उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। 3.5 घंटे का समय सुनकर मैंने विभा की तरफ देखा। विभा के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखकर मैं चकित रह गया। फिर क्या हुआ? आईजी साहब ने एसएसपी से पूछा। काउंटर क्लर्क ने यह संदेश संबंधित वेटर को दे दिया। वेटर का कहना है कि ये 3.5 घंटे 10:30 बजे पूरे होते थे और वो 4.5 घंटे तक भी रूम नंबर 70 के आसपास तक नहीं गया। उस वक्त 11:30 बज चुके थे जब वो 70 पर पहुंचा। बेल दबाई, अंदर से कोई जवाब नहीं उभरा। कई बार बेल दबाने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया ना हुई तो दस्तक देने के लिए उसने दरवाजे पर हाथ मारा। हाथ लगते ही दरवाजा खुलता चला गया। वेटर की नजर लाश पर पड़ी और बुरी तरह खून खून चिल्लाता हुआ गैलरी में भागा। एकाएक विभा ने पूछा, क्या आपने पूछा कि वो बलदेव ठाकरे के नाम से यहाँ ठहरने कब आया था? परसों। गुड, विभा मेरी तरफ पलटकर बोली। सिराज होटल छोड़ते ही वो यहाँ आया और नाम बदलकर एक कमरा ले लिया। एसएसपी बोला, होटल के स्टाफ का कहना है कि जिस क्षण से मिस्टर ठाकरे ने कमरा लिया है वे उसी कमरे में बंद हैं, एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकले। शायद इसलिए वो पुलिस को नहीं मिला। विभा बड़बड़ाकर रह गई। जब फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग वाले अपना काम समाप्त कर चुके तो हम सब रूम नंबर 70 में पहुंचे। इसमें शक नहीं कि वो लाश मनीराम बागड़ी उर्फ टिंगू की ही थी। दरवाजे के ठीक सामने कमरे की दीवार के साथ रखे लंबे सोफे की पस्त घाव से पीठ टिकाए लाश ऐसी अवस्था में थी जैसे कोई अधलेटी अवस्था में बैठा हो। उसके सीने पर बाईं तरफ ठीक वहां गोली लगने का निशान था जहां दिल होता है। जख्म से निकलने वाला खून अब बंद हो चुका था। अपनी अधखुली आंखों से लाश दरवाजे की तरफ देख रही थी। लाश के ठीक सामने एक शानदार सेंटर टेबल थी जिस पर उसी पहेली के अलावा एक पेन भी खुला पड़ा था। मेज के इस तरफ सोफा सेट की एक कुर्सी पड़ती थी जो ठीक लाश के सामने पड़ती थी। सारी सिचुएशन देखकर आईजी साहब कह उठे, पहेली हल करने के लिए शायद हत्यारे ने इसे भी 3.5 घंटे का समय दिया था। वो तो जाहिर है। सुबह 7 बजे के करीब हत्यारा इस कमरे में आया। रिवॉल्वर से मिस्टर बागड़ी को कवर करके काउंटर पर फोन करने के लिए विवश किया। फिर ये पहेली निकालकर इसके सामने रख दी। कहा कि खुद को बचाने के लिए इसके पास 3.5 घंटे हैं। यदि इसने इस समय में पहेली हल कर दी तो वो उसे छोड़ देगा। 3.5 घंटे तक बागड़ी पहेली को हल करने की नाकाम कोशिश करता रहा
और इस बीच बिल्कुल सामने रखी सोफा सेट की इस कुर्सी पर बैठा हत्यारा रिवॉल्वर से उसे कवर किए रहा। 10:30 बजते ही उसने बागड़ी के दिल पर गोली मार दी। गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इससे जाहिर है कि हत्यारे के रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा था। अपने स्थान पर बैठा बागड़ी गोली लगते ही पीछे को उलट गया। मैं आपकी राय से सहमत हूं, कहती हुई विभा लाश की तरफ बढ़ी। वो लाश और सेंटर टेबल के बीच में पहुंच गई। लाश उसके पीछे ढक गई। इस वक्त हम में से कोई भी लाश को नहीं देख सकता था, मगर हाँ, विभा के एक्शन से लगता था कि वो तलाशी ले रही है। तलाशी लेती हुई वो 2 पल के लिए लाश के पैरों में बैठ गई। फिर खड़ी होकर कोट की जेबें टटोलने लगी और कोट की जेब से वो एक तह किया हुआ कागज लेकर हमारी तरफ घूमी। आईजी तक पहुंचते पहुंचते उसने कागज की तह खोल ली थी। कागज लगभग हम सभी ने साथ साथ पढ़ा। उसमें लिखा था, प्राण प्यारे टिंगू, न जाने कैसे कमबख्त बिरजू को सब कुछ पता लग गया है, ये भी कि सचिन तुम्हारा बेटा है। तुम तो जानते ही हो कि बिरजू मुझ पर बुरी नजर रखता है और इसे काफी पहले से हमारे संबंधों पर शक है। वो कल रात मेरे पास आया था, धमकी दे गया है कि सचिन को मार डालेगा और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बताकर तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी को बिखेर देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है टिंगू। ये क्या कम है कि तुम मुझे जीवन गुजारने के लिए हर महीने 500 रुपए देते हो। मैं कभी नहीं चाह सकती कि तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी बिखरे या ये कमीना तुम्हारे सचिन को कोई नुकसान पहुंचाए। इसका तुम ही कोई इलाज कर सकते हो। अतः पत्र मिलते ही जिंदलपुरम चले आओ। यहाँ तुम सिराज होटल में ठहरना। बिरजू को चकमा देकर मैं तुमसे खुद संबंध स्थापित कर लूंगी। सिर्फ तुम्हारी सुधा। पत्र पढ़ने के बाद कई पल तक हमारे बीच सन्नाटा सा छाया रहा। फिर विभा बोली, ये रहा इसके जिंदलपुरम आने का असली मकसद। तो फिर ये सिराज होटल छोड़कर एंजॉय में क्यों आ गया? मैंने पूछा। इसे यहाँ बुलाने के लिए ये पत्र हत्यारे ने सुधा पटेल से जबरदस्ती लिखवाया था। उसी ने इसके पास आंखें भिजवाई। मकसद हमारी बातें सुनने और ये जानने के बाद वो बौखला उठा कि आंखें सुधा पटेल की हैं। इसके दिमाग में धारणा ये बनी कि हो न हो बिरजू ने सुधा को पकड़ लिया है और उसे सता रहा है। घबराकर इसने होटल छोड़ दिया, परंतु ये दिल से नहीं चाहता था कि बिरजू सचिन या उसकी पत्नी तक पहुंचे। अतः गुप्त रूप से किसी तरह पता लगाकर बिरजू तक पहुंचने के मकसद से नाम बदलकर यहाँ रहने लगा। हालांकि अपनी तरफ से इसने हर तरह की होशियारी बरती थी, किंतु होटल और नाम बदलने के बावजूद भी यह हत्यारे की नजर में था। विभा की बातें सुनने के बाद आईजी महोदय लाश की तरफ बढ़े, निरीक्षण करते रहे और फिर अचानक ही चौंक कर बोले, अरे ये क्या बहुरानी? हम सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वे लाश के दाएं जूते की एड़ी को खोलकर दिखा रहे थे। एड़ी में एक ढक्कन सा सरक गया था और एड़ी अंदर से खोखली नजर आ रही थी। देखकर विभा बड़ी तेजी से उस तरफ लपकी और फिर कुछ देर तक ध्यान से एड़ी को देखने के बाद बोली, हत्यारा कोई महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गया है। क्या मतलब? एड़ी खोखली होने का अर्थ है कि इसमें कुछ था और खाली होने का मतलब है कि जो था निकाल लिया गया है। निकालने वाला हत्यारा ही हो सकता है। जाहिर है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज को ही इस तरह गुप्त रखेगा और उसी महत्वपूर्ण चीज को हत्यारा निकाल ले गया है। मगर वो महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हाँ, इतना स्पष्ट है कि यदि वो महत्वपूर्ण वस्तु हमारे हाथ पड़ जाती तो शायद अब तक हम बहुत कुछ जान चुके होते। कमरे में एक बार पुनः गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे कहने के लिए किसी के पास कुछ रह ही ना गया हो। विभा ने सामान के नाम पर एकमात्र सूटकेस की तलाशी ली। उसमें से ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिसका उल्लेख किया जाए। अतः हम लोग बाहर निकल आए। गैलरी में विभा ने अचानक ही आईजी से कहा, क्या कुछ देर के लिए मुझे इंस्पेक्टर त्रिवेदी का चित्र मिल सकता है? उसकी फाइल आप ही के यहाँ है, उसमें चित्र होगा। ओह हाँ, थैंक यू। लेकिन त्रिवेदी के चित्र का आप क्या करेंगी? विभा ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, उससे सुभाष का वर्तमान नाम पूछूंगी। लेकिन यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि भला इंस्पेक्टर त्रिवेदी का बेजान फोटो आपको उसका नाम कैसे बता सकता है? बेजान वस्तुएं सबसे ज्यादा बोलती है आईजी अंकल। दरअसल गलती हमारी है, हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते। कहने के बाद विभा तेजी से आगे बढ़ गई। हमने उससे बहुत से सवाल पूछे थे, किंतु उसने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। ऑफिस नुमा कमरे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले फाइल में त्रिवेदी का फोटो निकाला। कुछ देर तक उसे देखती रही,
और फिर सावरकर को फोन किया। बोली, हमें आपसे इसी वक्त एक बहुत जरूरी काम है सावरकर अंकल। आपके हाथ में जो भी काम है उसे छोड़कर 30 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाए। संबंध विच्छेद। फोटो हाथ में लिए वो उठी और बोली, मैं अभी आती हूँ वेद, तुम लोग यहीं रहना। हम कोई सवाल भी नहीं कर सके और वो हवा में झोंके की तरह कमरे से बाहर चली गई। हमारे दिमाग में जकड़न सी थी, जैसे सारी नसें उलझकर एक गोला सा बन गई हो। 15 मिनट तक मैं और मधु विभा के बारे में बातें करते रहे। एकाएक ही कमरे में दाखिल होती हुई विभा ने कहा, इसे पढ़ो वेद। मैंने देखा कि उसके हाथ में नीले कवर वाली एक बहुत छोटी सी डायरी थी। डायरी को मैं विभा से लेता हुआ बोला, ये क्या है? टिंगू की डायरी। क्या? मैं उछल पड़ा। हाँ, उसके जूते की एड़ी से सबकी नजर बचाकर इसे मैंने ही निकाल लिया था और पढ़ भी चुकी हूँ। डायरी में काफी काम की बातें हैं। इससे तुम्हें पता लगेगा कि बंकम दास के परिवार की हत्या क्यों हुई। मैं उत्सुक होकर डायरी को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरा असली नाम टिंगू है। इस नाम से मैं चंदनपुर में रहता था। मेरे 3 दोस्त थे, बंकम, बिरजू और जोगा। हम चारों चंदनपुर में चौकड़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। चारों ही अपराधी प्रवृत्ति के थे, किंतु अपराध छोटे मोटे ही करते थे, राहजनी और चोरी जैसी। हम अक्सर महानगर में रहते थे। एक दिन वहीं हमारी नजर सेठ शिखर चंद पर पड़ी। वो जोहरी था और हीरो का व्यापार करता था। हम आपस में हीरो के बारे में बात करने लगे, ये कि एक एक हीरा लाख लाख रुपए का होता है। बातों ही बातों में कोई कह बैठा कि यदि हम एक बार शिखर चंद के यहाँ चोरी कर लें तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बात गंभीर रुख ले गई और हम सचमुच चोरी करने की योजना बनाने लगे। बंकम ने कहा कि इतनी बड़ी चोरी करने से पहले हमें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। अपने परिवार की जीविका के लिए बंकम प्रत्येक सीजन में संतरे के बाग का ठेका ले लेता था और उस दिन हम बंकम के बाग में बैठे चोरी करने के बारे में ही बात कर रहे थे कि एक पेड़ के पीछे छुपी सुधा ने हमारी बातें सुन ली। सुधा चंदनपुर की एक खूबसूरत लड़की थी। उसे हमने देख लिया। वो कहने लगी कि या तो हमारी चोरी की स्कीम में उसे भी शामिल कर ले, अन्यथा वो हमारा भांडा फोड़ देगी। विवश होकर हमें सुधा को भी शामिल करना पड़ा और शिखर चंद के यहाँ चोरी की। वहां से 20 हीरे हमारे हाथ लगे, परंतु धूर्त बंकम वो सारे हीरे हजम कर गया। उसने साफ कह दिया कि हम में से किसी को भी एक भी हीरा नहीं देगा। हम उसका जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ ले। पुलिस में रिपोर्ट करवाने से पकड़े जाने का डर था। पकड़े जाने से हम लोग बहुत डरते थे। बंकम हम सबसे धवल था, अतः हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और उससे हीरे तथा दुश्मनी निकालने की ताक में रहे। भगवान ने हमें बहुत ही जल्दी ऐसा मौका दे दिया। बंकम बहुत ही अय्याश और व्यभिचारी था। जब एक दिन अलका नाम की लड़की अपनी सहेलियों की बस को विदा करके क्वाइट फॉल की तरफ लौट रही थी तो उधर से गुजरते बंकम की नजर उस पर पड़ गई। सन्नाटे का फायदा उठाकर उसने अलका को किडनैप कर लिया और फिर संतरे के बाग में उसके साथ मुंह काला किया। अलका के गले में कीमती नेकलेस था जिसे उसने उतार लिया। सब कुछ लुट जाने के बाद अलका रोती पीटती नदी की तरफ चली गई। नदी में कूदते उसे अनूप ने देख लिया। उसने अलका को पानी से निकाला। मरने से पहले वो सिर्फ संतरे का बाग कह सकी थी, परंतु उसकी अवस्था देखकर अनूप समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। गले से नेकलेस गायब होने का अर्थ भी अनूप लगा चुका था। उसने वहीं अलका की लाश पर हाथ रखकर अपनी बहन की ऐसी अवस्था बनाने वाले से बदला लेने की कसम खाई और निश्चय किया कि अन्य किसी को भी ये पता नहीं लगने देगा कि मरने से पहले अलका के साथ क्या हुआ था। उसकी समझ के मुताबिक लोगों को वो सब पता लगना उसकी बहन का अपमान ही था। ये सारे दृश्य हमने देखे थे और हम बंकम से बदला लेने के मौके की तलाश में थे। उस वक्त तो हम में से कोई कुछ नहीं बोला, परंतु अगले दिन जब अलका की लाश का दाह संस्कार हो चुका था तो हम चारों अनूप से अकेले में मिले। हमने कहा कि हम उसे अलका की ऐसी हालत करने वाले का नाम बता सकते हैं। जब हमने वो सब कुछ बताया जो उसने नदी पर किया था तो उसे यकीन हो गया कि हमें सब कुछ मालूम है और अधीर होकर उसका नाम पूछने लगा। नाम बताने के हमने उससे 4 लाख रुपए मांगे। पैसे की उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी और शायद अलका के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमने अगले दिन उससे 4 लाख लेकर इस शर्त के साथ नाम बता दिया कि बंकम से बदला लेने में हम भी उसके साथ रहेंगे। मैं सांस रोके पढ़ रहा था। बंकम का घर चंदनपुर की बस्ती से काफी अलग थलग एक ऊंची पहाड़ी पर था।
अनूप के साथ हम हथियारों से पूरी तरह लैस होकर उसके घर पहुंचे। उस वक्त घर में बंकम, उसकी पत्नी और एक 13 साल की लड़की थी। बंकम पर जख्मी चीते की तरह अनूप झपट पड़ा। वो उसे लेकर अंदर वाले कमरे में चला गया, जबकि मकान का मुख्य द्वार बंद करके हमने बंकम की बीवी और लड़की को मार डाला। तभी भीतरी कमरे का दरवाजा खोलकर अनूप इस कमरे में आया। उसके सारे कपड़े खून से तरबतर थे। इस कमरे की अवस्था देखते ही वो हम पर गुर्राने लगा, कहने लगा कि ये हमने क्या किया है, इन बेचारियों का क्या दोष था। उधर तब तक जोगा अंदर वाले कमरे में पड़ी बंकम की लाश देख आया था। बंकम के अंदर वाले कमरे में संतरों के टोकरे भरे रखे रहते थे। सभी संतरे फर्श पर बिखर चुके थे और संतरों के बीच बंकम की लाश पड़ी थी। जोगा उन्हीं में से एक संतरा उठा लाया और उसे गेंद की तरह ऊपर उछालकर खेलता हुआ बोला, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है बेटे। यदि ये संतरा हमने किसी के सामने छील दिया तो हम तो बेआबरू वीरान है ही। यहाँ रोटी नहीं खाएंगे तो जेल में खा लेंगे। ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। जिंदलपुरम के अकेले चिराग हो तुम। ये सुनकर अनूप का रंग उड़ गया। फिर हमने उसे बताना शुरू किया कि हमने बंकम से किस बात का बदला लिया है। सुनकर वो भौचक्का रह गया। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन हमने निश्चय कर लिया था कि बंकम के पूरे खानदान को ही खत्म करके दम लेंगे। बंकम का एक 6 वर्षीय छोटा लड़का मिंटू था, जो घटना के वक्त स्कूल गया हुआ था। हम जानते थे कि स्कूल की छुट्टी होते ही वो यहाँ आएगा, अतः उसके आने का इंतजार करने लगे। इस बीच हम चारों घर में ही हीरे की तलाश करते रहे, जो हमें कहीं ना मिल सके। अनूप इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था, परंतु अब वो हमारे चुंगल में फंस चुका था और हम मिंटू के आने पर उसे भी खत्म करके ही बंकम के घर से बाहर निकले। जोश में हमने इतना भयानक नरसंहार कर तो दिया, परंतु उसी रात अपने किए से खुद ही को डर लगने लगा। हालांकि पूरा विश्वास था कि हमें किसी ने नहीं देखा है, परंतु फिर भी दिल में डर बैठ गया और ये भी डर लगने लगा कि कहीं हीरो के चोरों की तलाश करती पुलिस हम तक ना पहुंच जाए। इस पर सुधा ने कहा कि हमें चंदनपुर से भाग जाना चाहिए। मैंने कहा कि भाग कर जाएंगे कहाँ? बिरजू बोला कि दुनिया बहुत बड़ी है। जोगा ने कहा कि हमारे पास 4 लाख रुपए भी है। इस तरह उसी रात हमने 1-1 लाख रुपए बांट लिए और निर्णय किया कि सब हमेशा के लिए अलग हो जाए और जिसका जहां जी चाहे जाए और अपने ढंग से बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करे, नया नाम रखे। हम में तय हुआ कि अपनी बाकी जिंदगी में हम कभी हीरो की चोरी, बंकम के परिवार की हत्या और दूसरे को याद तक नहीं रखेंगे। ये भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम में से कौन कहां, किस रूप में, किस हालत में, किस नाम से रह रहा है। हम सब सहमत हो गए, क्योंकि कानून से बचे रहने का हमें यही एकमात्र रास्ता सुझाई दिया था। और अगली सुबह हमने चंदनपुर को छोड़कर नई जिंदगियों की स्थापना भी की। और ये सच है कि मुझे, जोगा और बिरजू को एक दूसरे का बिल्कुल पता नहीं है। ये अलग बात है कि मैं सुधा से आज भी प्यार करता हूँ और मौका निकालकर उससे मिलता रहता हूँ। बस डायरी में इतना ही लिखा था और उसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग की समस्त नसें खुलती चली गई। बोला, ये डायरी तो सारी कहानी स्पष्ट कर देती है विभा। बेशक, विभा बोली, इससे जाहिर है कि हत्यारों में से कोई भी नहीं जानता कि बाद में बंकम के सुभाष नामक भाई ने उनसे बदला लेने की कसम खाई। मुख्य सवाल वहीं का वहीं है, कैसे पता लगे कि सुभाष का वर्तमान नाम क्या है। अभी इस सवाल का हमें कोई जवाब नहीं सूझा था कि कमरे में सावरकर प्रविष्ट हुआ। उसके आते ही विभा ने उससे कहा, हमें उसके पास लेकर चलो सावरकर अंकल, जिससे आपने उनका फेस मास्क बनवाया था। चलिए, कहने के साथ ही सावरकर उठ खड़ा हुआ। हम चारों गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचे जहां सावरकर ले गया था। विभा की कार एक टूटे फूटे झोपड़ी नुमा मकान के बाहर खड़ी थी और हम झोपड़ी के अंदर उस व्यक्ति के सामने जिसने विभा के पूछे जाने पर अनूप बाबू का फेस मास्क बनाया जाना स्वीकार किया था। वो व्यक्ति अत्यंत ही बूढ़ा था और अपना नाम उसने हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बताया था। विभा ने उसे त्रिवेदी का फोटो दिखाते हुए पूछा, जरा इस चित्र को देखकर बताइए बाबा कि क्या आपने किसी को इस चेहरे का फेस मास्क भी बनाकर दिया था? हाँ, चित्र पर नजर गड़ाए हरिंद्रनाथ ने कहा। हमारे दिल धड़कने लगे। विभा की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस चेहरे का मास्क बनाकर आपने किसको दिया था? उसने अपना नाम राम नरेश गोवर्धन बताया था बहुरानी। इस नाम को सुनकर मैं, मधु और सावरकर विभा की तरफ देखने लगे, जबकि विभा के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं उभरे थे। उसने हरिंद्रनाथ से पूछा, क्या आप उसे पहचान सकते हैं बाबा?
हाँ बहू रानी, अगर सामने आ जाए तो जरूर पहचान लेंगे। इस बुढ़ापे में भी अगर आंखें इतनी तेज ना होती तो भला ये फेस मास्क बनाने जैसा बारीक काम कैसे कर लेता। ठीक है बाबा, शायद कल मुझे आपकी जरूरत पड़े, विभा ने कहा और फिर हम बाहर निकल आए। कार मंदिर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में विभा ने स्वयं ही एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के नजदीक कार रोकी। हमें कार ही में बैठे रहने का इशारा करके बूथ के अंदर गई। फोन पर जाने किससे उसने क्या बातें की, इस वक्त तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वो केवल 2 मिनट में लौट आई थी। ना तो किसी ने पूछा और ना ही उसने खुद बताया कि फोन पर उसने किससे क्या बातें की हैं। रास्ते में एक स्थान पर सावरकर को ड्रॉप करते हुए हम मंदिर पहुंचे और हॉल में कदम रखते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। सोफे पर एक व्यक्ति बैठा था। उसे देख ही मैं चौंक पड़ा। अरे ये यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तो जिंगारू है। जबकि जिंगारू हमें देखते ही सम्मान से खड़ा हो गया। हाँ, ये जिंगारू है, कहते वक्त विभा के होठों पर बड़ी ही चमकदार मुस्कान उभरी थी। लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है, ये अपना ही आदमी है। हैं? मेरी खोपड़ी नाच सी उठी। तुम्हारा? मगर विभा? 1 मिनट, विभा ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, जबकि आश्चर्य के अथाह सागर में गोते से लगाता हुआ मैं उसे देख रहा था। उसे जिसके पैरों में मिलिट्री वाले कपड़े के बूट थे, खाकी रंग की पतलून, काले रंग का ही ओवरकोट, गले में मफलर और सिर पर चिड़िया के पंखों वाली टोपी पहने था। वो मफलर और टोपी ने उसके चेहरे के अधिकांश भाग को छुपा रखा था। इस वक्त उसके साथ एक बच्चा भी था जिसकी उम्र करीब 3.5 साल रही होगी। हैरत के कारण मैं कुछ बोलने तक की स्थिति में नहीं था। ये बच्चा कौन है? विभा ने उससे पूछा। सचिन, जिंगारू ने कहा। ओह, इसका मतलब तुम उसके अड्डे तक पहुंच गए थे? जी हाँ, आपका अनुमान ठीक ही निकला। मुझे खुद वही पकड़कर ले गया था। वहां उसने मुझे कैद कर लिया। जिस कमरे में मुझे कैद किया गया था उसी में सचिन भी था। मैं वहां से सचिन को लेकर भाग निकला हूं। वो कौन था? इंस्पेक्टर त्रिवेदी। जिंगारू के जवाब ने मेरे होश उड़ा दिए। जबकि इसी जवाब को सुनकर विभा इस तरह मुस्काई थी जैसे उसे बहुत पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। उसने तुरंत ही जिंगारू से अगला सवाल किया। क्या तुम इसी समय हमें उसके अड्डे पर ले चल सकते हो? जी हाँ। गुड। विभा हॉल में रखे फोन की तरफ बढ़ती हुई बोली, हमें अड्डे का पता बताओ। चर्च रोड, बंगला नंबर P 765। आईजी साहब से फोन मिलाने के बाद विभा ने उपरोक्त पता बताते हुए कहा, कृपया आप फौरन दलबल सहित इस बंगले पर रेड कीजिए। ये बंगला अपराधी का अड्डा है। हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुजरिम वही हो और मुकाबला करने की कोशिश करे। अतः सतर्क रहिएगा, मैं भी पहुंच रही हूं। कहने के बाद संबंध विच्छेद करके वो हमारी तरफ घूमी। जिंगारू से बोली, अपने हैट और कोट को उतार लो। इस बार मेरे साथ साथ मधु भी उछल पड़ी। कथित जिंगारू ने विभा के कहते ही मफलर और टोपी उतार ली। वो सचमुच कालू ही था, वही कालू जिसने शेरू की चाल में जोगा के विषय में जानकारियां दी थी। मैं और मधु पल के झपका झपका कर उसे देखने लगे, जबकि वो शौकी से मुस्कुराता रहा। तभी विभा ने कहा, हैरत के समुद्र में ज्यादा देर तक गोते लगाते रहना भी ठीक नहीं है वेद, ये कालू ही है। लेकिन इसका तुमसे क्या मतलब? दरअसल जोगा से इसे दिली मोहब्बत थी। हमारे द्वारा जोगा के कत्ल की सूचना सुनकर इसे दुख हुआ और इसके अनुसार जोगा को बिरजू ने ही मारा था। अतः बिरजू से अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से यह महानगर से जिंदलपुरम आ गया। परंतु यहाँ आने से पहले इसने कोई जासूसी फिल्म देखकर खुद को गुप्त रखने के लिए ये कपड़े और जिंगारू नाम चुना। इसके दिमाग के अनुसार इस रूप में ये बिरजू का कत्ल करके महानगर लौट जाता और किसी को कानो कान खबर तक ना होती कि कत्ल कालू ने किया है। इसे नहीं मालूम था कि बिरजू कौन है। यहाँ आकर इसे पता लगा कि जोगा की लाश महेंद्रपाल सोनी के फ्लैट से मिली थी। सो इसने सोचा कि सोनी ही बिरजू और पुलिस को धोखा दे रहा है। लेकिन इसने तो उससे नकली हेयरपिन का जिक्र किया था। क्या भी इसने अपने माशाअल्लाह दिमाग का ही प्रयोग किया था। दरअसल इसने सोचा कि हमारे बयान देते वक्त ये बिरजू के खिलाफ रोष प्रकट कर चुका है। अतः यदि बिरजू की हत्या हो गई तो हमारा शक इसकी तरफ जा सकता है। इसलिए नकली हेयरपिन का एक ऊटपटांग इशू सामने रखकर इसने सोनी के मुंह से ये उगलवाने की कोशिश की कि वो बिरजू है। ओह, रेन वाटर पाइप पर लटक कर जब इसने कमरे में हमारे और सोनी के बीच होने वाली बातें सुनी तो इसका ये भय दूर हो गया कि सोनी ही बिरजू है। परंतु हमारी हरकत से बौखला गया
और कुछ भी समझ न पाने की स्थिति में वहां से भाग गया। मुझे आज सुबह ये उस वक्त रास्ते में मिला जब मैं चंदनपुर से लौट रही थी। इसलिए तुमने आते ही आदेश जारी किया था कि अब महेंद्रपाल सोनी की निगरानी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, विभा ने बताया। इसने सुबह स्वयं ही हाथ देकर मेरी गाड़ी रोकी थी। उस वक्त इसने अपना चेहरा नहीं ढक रखा था। जिंगारू के कपड़ों में इसे देखकर मैं भी चौंकी थी, सो गाड़ी रोक दी। इसने मुझे वो सब कुछ बताया जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सुनकर मैंने सोचा कि इस केस में जिंगारू की उपस्थिति से जितने परेशान हम थे उससे कहीं ज्यादा हत्यारा रहा होगा। हमने सोचा कि हत्यारा ये पता लगाने की कोशिश जरूर करेगा कि आखिर जिंगारू है कौन, और ये जानने के लिए उसे जिंगारू पर हाथ डालना पड़ेगा। इस तरह कालू बड़े आराम से हत्यारे के अड्डे तक पहुंच सकता है। मैंने सारी बातें समझाकर इससे जिंगारू के रूप में जिंदलपुरम में घूमने के लिए कहा। जोगा के हत्यारे तक पहुंचने के लिए इसने स्कीम स्वीकार कर ली। स्कीम इसके अलावा कुछ भी नहीं थी कि ये जिंगारू बनकर घूमता रहे और बस। उसके बाद ये हमें अभी मिला है, और जो रिपोर्ट इसने दी है वो तुमने भी सुनी है। मैं चुप रह गया। एकदम कुछ बोलने की स्थिति तक में मैं नहीं था। विभा ने कालू से प्रश्न किया, तुम सुबह से अब तक घटी घटनाओं के बारे में हमें संक्षेप में बताओ। आपसे विदा लेकर मैं आपकी राय के मुताबिक जिंगारू के इसी भेष में निरुद्देश्य सड़क पर घूमने लगा। मैं जानबूझकर सन्नाटे युक्त स्थानों से गुजर रहा था कि एक ऐसे ही स्थान पर किसी ने मेरे सिर पर रिवॉल्वर के दस्ते का वार किया। वार एक पेड़ के पीछे से बिल्कुल अचानक किया गया था, इसलिए कोशिश के बाद भी संभल न सका और बेहोश हो गया। होश में आने पर मैंने खुद को एक कमरे में कुर्सी के साथ बंधे पाया। मेरे सामने इंस्पेक्टर त्रिवेदी खड़ा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और जिंगारू बना क्यों घूम रहा हूँ। मैंने उसे अपना असली परिचय दे दिया और बता दिया कि अपने दोस्त जोगा के हत्यारे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरे बताने पर शायद वो समझ गया कि मैं उसके लिए खतरनाक नहीं हूँ, सो वो कमरे को बाहर से लॉक करके चला गया। उसी कमरे पर एक कुर्सी के साथ ये बच्चा भी बंधा पड़ा था। त्रिवेदी के जाते ही मैंने अपने नाखूनों में फंसे ब्लेड के टुकड़ों से बंधन काटने शुरू कर दिए। ये तरकीब भी मैंने एक जासूसी फिल्म से ही ली थी, किंतु जब प्रयोग की तो पता लगा कि यह बहुत कठिन काम था। सुबह से लगा मैं अब कहीं जाकर बंधन काटने में सफल हुआ। मेरे हाथ भी जगह जगह से कट गए हैं, जबकि उस फिल्म में धर्मेंद्र के हाथ बिल्कुल नहीं कटे थे। आजाद होते ही मैंने इस बच्चे के बंधन खोले, इससे नाम पूछा, और जब इसने नाम बताया तो मैं समझ गया कि ये मेरे दोस्त जोगा का लड़का है। इसी कमरे में एक खिड़की थी जो पीछे की तरफ खुलती थी। सचिन को साथ लेकर मैं उसी के जरिए भाग निकला। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है कालू। उसकी प्रशंसा करने के बाद विभा ने सचिन से पूछा, क्यों बेटे, क्या तुम्हारी मम्मी उसी के पास है जिसने तुम्हें बांध रखा है? सहमे और डरे से सचिन ने हाँ में गर्दन हिला दी। हम अभी आते हैं मधु बहन, तुम सचिन का ख्याल रखना और तुम्हें भी यही रहना है कालू। कहने के साथ ही विभा बाहर निकलने के लिए हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब हम पहुंचे तो बंगला नंबर P765 के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। पुलिस को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे पुलिसमैन काबू किए हुए थे। बंगला काफी भव्य और खूबसूरत था। गैलरी में ही हमें आईजी महोदय मिल गए। क्या रहा अंकल? विभा ने पूछा। बंगले के भीतरी कमरे से हमें एक लाश मिली है, विभा बोली। लाश शायद सुधा पटेल की रही होगी। जी हाँ, बड़ी विभत्स लाश है वो। उंगलियों रहित हाथ, कटी हुई जीभ, अंधी, और उसके पास ही किसी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में ये पर्ची लिखकर डाल रखी थी। कहते हुए आईजी साहब ने एक पर्ची आगे बढ़ाई। विभा ने पर्ची ले ली। उसके साथ ही पर्ची पर लिखा वाक्य मैंने भी पढ़ा। उस पर लिखा था, अब ये कुछ भी नहीं कर सकती। पर्ची को पढ़ने के बाद विभा ने पूछा, और कोई विशेष बात अंकल? एक कमरे से ऐसे चिन्ह मिले हैं जैसे वहां किसी को कैद किया गया था, और वो किसी तरह अपने बंधन काटकर खिड़की के रास्ते भाग निकला। हमारे ख्याल से उस कमरे में 2 कैदी थे। मतलब ये कि बंगले में कहीं भी अपराधी नहीं मिला। जी नहीं, अपराधी की तो बात ही दूर, ऐसा कोई चिन्ह तक हाथ नहीं लगा जिससे उसके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। वैसे हमारे माथक अब भी किसी ऐसे चिन्ह की तलाश कर रहे हैं। क्या आपने किसी पड़ोसी का बयान लिया? कहीं का। सबका यही कहना है कि यह बंगला कर्नल बलवीर सिंह का है। वे मिलिट्री में कर्नल है और 3 साल से लद्दाख में है। उनकी फैमिली भी लद्दाख ही में है। साल में महीना 20 दिन के लिए छुट्टियां गुजारने यहाँ आ जाते हैं। बाकी साल बंगले पर ताला ही लटका रहता है। बंगला उन्होंने किराए पर क्यों नहीं उठा दिया?
पड़ोसियों के अनुसार कर्नल बलवीर सिंह किराए की आमदनी को हराम की आमदनी समझते हैं। दुनिया में अजीब अजीब लोग हैं। बड़बड़ाने के बाद विभा ने कहा, खैर, आपने पड़ोसियों से पूछा होगा कि उन्होंने पिछले दिनों बंगले में किसी को आते जाते तो नहीं देखा। इस बारे में उनका क्या बयान है? यही तो अजीब बात है। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने किसी को नहीं देखा, जबकि सुधा पटेल की लाश और उस कमरे में 2 व्यक्तियों का कैद होना बताता है कि हत्यारा इस बंगले में सचमुच सक्रिय रहा है। कोई अजीब बात नहीं है अंकल। कर्नल बलवीर जैसे खपती लोगों के मकान का लाभ अपराधी अक्सर उठा लेते हैं। हत्यारा कर्नल से भली भांति परिचित होगा, इसलिए उसने बंगले का इस्तेमाल बेखौफ किया। इस तरह कब तक चलेगा बहुरानी? आज ही आज में ये दूसरी लाश है। बस जब तक चलना था चल लिया आईजी अंकल। दरअसल सुधा पटेल की लाश पर हत्यारे का काम खत्म हो गया है और इसी लाश पर मेरा भी। अब हत्यारे के लिए कोई काम बाकी नहीं बचा है, यानी अब उसे कोई हत्या नहीं करनी और मेरा काम भी खत्म हो गया है। अर्थात अब मुझे कोई खोज नहीं करनी है। क्या मतलब? मतलब आपको कल 13वीं में पता लग जाएगा। कल आप आ रहे हैं ना? जरूर। आईजी साहब थोड़े गंभीर नजर आए, शायद 13वीं के नाम पर। विभा वापस चलने के लिए मुड़ गई। उसकी इस हरकत पर मैं आईजी साहब भी चौंके। अरे आप जा रही है बहुरानी? क्या लाश और बंगले का निरीक्षण नहीं करेंगी? मैं उसकी जरूरत नहीं समझती, विभा ने ठिठक कर कहा। कमाल कर रही हैं आप। कोई कमाल नहीं है अंकल। इस केस के दौरान मैं जान चुकी हूं कि हत्यारा किस स्तर तक समझदार है। मैं कम से कम उससे इस बंगले में सूत्र छोड़ जाने की उम्मीद नहीं करती। जो उम्मीद करती हूं वो आप कल देख लेंगे। कार भीड़ को चीरने के बाद पुनः मंदिर की तरफ चल दी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घटनास्थल पर जाकर बिना लाश और घटनास्थल का निरीक्षण किए वापस चल देना मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। कम से कम मैं अपने किसी काल्पनिक उपन्यास में ऐसा दृश्य देने की कल्पना नहीं कर सकता था। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, क्या तुम हत्यारे तक पहुंच गई हो विभा? मैं तुम्हें वो कहानी सुनाती हूँ वेद, जो अब तक प्राप्त सबूतों और जानकारियों से तैयार होती है। क्योंकि फिलहाल हम हत्यारे का वर्तमान नाम नहीं जानते, इसलिए मैं सुभाष नाम का ही प्रयोग करूंगी। कहने के बाद विभा किसी टेप के समान शुरू हो गई। गूंगे, बहरे और अनपढ़ आर्टिस्ट करीम द्वारा चित्र मिलने पर सुभाष ने उनमें से अनूप को तुरंत पहचान लिया होगा, क्योंकि वे एक प्रसिद्ध हस्ती थे। किंतु एकदम से उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने सोचा होगा कि पूरी योजना के साथ बदला लेने के लिए ये पता लगाना भी बेहद जरूरी है कि शेष 4 कहाँ रह रहे हैं। अनूप जिंदलपुरम में है तो शेष 4 भी यहीं होंगे। यही सोचकर सुभाष अपने परिवार सहित जिंदलपुरम में आ बसा होगा। उसने सोचा होगा कि 4 हत्यारे अनूप से मिलते जरूर होंगे, इसलिए अनूप पर नजर रखने लगा। परंतु 2 साल तक इन हत्यारों में से अनूप से कोई नहीं मिला। सुभाष निराश सा होने लगा होगा कि एक दिन उसने जोगा को अनूप से मिलते देखा। जब उसने जोगा की निगरानी शुरू की होगी और जाना कि जोगा इकबाल गजनबी के नाम से शेरू की चाल में रह रहा है। वो अपना 1 लाख बुरे कामों में उड़ा चुका था और अब पैसे की कमी के कारण उसने अनूप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जोगा के पीछे लगा रहकर सुभाष सुधा पटेल तक पहुंच गया होगा। जोगा सुधा पटेल, जो जिंदलपुरम में अब रजनी चतुर्वेदी के रूप में रह रही थी, से मिला करता था। इनके संबंधों और बातचीत से सुभाष ने जाना होगा कि इनके बीच प्रेम संबंध है और सचिन नाम का इनका एक बच्चा भी है, जिसे ये बिरजू से छुपा कर रखते हैं। दरअसल सुधा ने जोगा से कह रखा था कि बिरजू भी उससे प्यार करता है, जबकि वो सिर्फ उसी से करती है, और यदि बिरजू को उनके प्यार और बच्चे का पता लग गया तो वो गुस्से में बच्चे को मार डालेगा। सुधा जोगा के लाख पूछने पर भी उसे ये नहीं बताती थी कि बिरजू इस वक्त कहाँ, किस रूप में रह रहा है। बिरजू तक पहुंचने के लिए सुभाष सुधा के पीछे लग गया होगा। तब उसने जाना कि बिरजू जगमोहन के रूप में जिंदलपुरम में ही रह रहा है और उसने शादी भी कर ली है। सुधा ने ठीक वैसी ही बातें बिरजू से भी की और उससे शादी भी कर ली। सुधा ने ठीक वैसी ही बातें बिरजू से भी की जैसा जोगा से करती थी, यानी उससे वो सचिन को उसका बच्चा कहती और टिंगू के नाम से डराती रहती। उसे टिंगू का नया रूप और पता कभी नहीं बताती। अब टिंगू की खोज में सुभाष सुधा के पीछे पड़ा रहा और पता लगाया कि टिंगू ने मनीराम बागड़ी के नाम से वाराणसी में अपने 1 लाख से कपड़े की दुकान खोल ली और शादी करके आराम से रह रहा है। सुधा के टिंगू से भी वैसे ही संबंध थे जैसे जोगा और बिरजू से थे। सचिन को वो उसी का बच्चा बताती थी और विलन के रूप में जोगा के नाम से डराए रखती थी। उसे भी सुधा पटेल ने कभी जोगा का बदला हुआ नाम पता नहीं बताया।
अतः अब धीरे धीरे सुभाष की समझ में ये बात आने लगी होगी कि सुधा पटेल एक बहुत ही चालाक और चरित्रहीन औरत है। उसके संबंध तीनों से समान है और अलग अलग तीनों ही को सचिन को उनका बच्चा बताकर ठग रही है। इस प्रकार वो सचिन के नाम पर तीनों ही से 500-500 रुपए महीना ले रही थी। ये सारी जानकारियां इकट्ठी करने और इन्हें समझने में सुभाष को पूरे 2 साल लगे कि इन सब की नब्ज सचिन है। सो उसने बदला लेने के लिए अपनी योजना बना ली। विभा सांस लेने के लिए रुकी थी। मैं ये सोच रहा था कि विभा की कल्पना शक्ति कितनी प्रबल है। प्राप्त जानकारियों के आधार पर वो कैसी सुदृढ़ कहानी तैयार कर चुकी है। उसने आगे कहा, अपनी योजना के मुताबिक उसने सबसे पहले सचिन को अपने कब्जे में किया। सचिन को मार डालने की धमकी देकर जोगा को और टिंगू को पत्र लिखवाया। जोगा के आने पर उसे पकड़ा और फिर सुधा सचिन को मार डालने की धमकी देकर जोगा से मनचाहा काम करवाया। जोगा सुधा को पत्नी और सचिन को अपना बच्चा समझता ही था, इसलिए सुभाष की योजना के मुताबिक उसने जो कुछ किया वो स्पष्ट ही है। गुड, मैं बरबस ही कह उठा, यही हुआ होगा। सबूत और जानकारियां कहती है कि यही हुआ है। विभा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, इससे आगे की कहानी मैं हत्यारे का नाम खुलने के बाद ही बता सकूंगी। लेकिन हत्यारे का वर्तमान नाम पता कैसे लगेगा? उसका प्रबंध मैं कर चुकी हूं। क्या? वो तुम्हें कल ही पता लगेगा। इस वक्त केवल इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे एक व्यक्ति पर शक है और उस शक की कोई वजह भी है। इस केस में वो कई बार हमारे सामने आया है, काफी सक्रिय रोल रहा है उसका, और जहां तक मैं समझती हूँ हत्यारा वही होगा। मैं सोचता ही रह गया कि विभा का संकेत किस व्यक्ति की तरफ है। यही मैं आपसे यानी अपने प्रेरक पाठकों से संबोधित होता हूँ। जितनी बातें हमें या विभा को पता है उतनी ही आपको भी पता है। जितनी जानकारियां या सबूत विभा के पास है उतने ही आपके पास भी है। क्या आप बता सकते हैं कि सुभाष कौन है? और लिखकर एक कागज पर रख लीजिए और आप सही हैं या गलत परखने के लिए अंतिम दृश्य पढ़िए। पृष्ठ पलटते ही अपराधी का वर्तमान नाम आपकी आंखों के सामने होगा। यूं तो 13वीं में सारा जिंदलपुरम ही उमड़ पड़ा था, परंतु उल्लेखनीय लोग निम्न थे। मैं, मधु, सावरकर, रामनाथ, अभिक, श्रीकांत, वीणा, गजेंद्र बहादुर जिंदल, महेंद्र पाल सोनी, दीनदयाल, राम अवतार, आरती यानी जगमोहन उर्फ बिरजू की पत्नी, सचिन, कालू, आईजी, एसएसपी, सर्राफ शिखर चंद्र जैन, जासूस विनोद भट्ट, रेवती शरण, विजेंद्र अहलूवालिया और विभा के वकील के अलावा डॉक्टर सान्याल भी थे। उस वक्त 10 बजे थे और सब लोग मंदिर के हॉल में उपस्थित थे जब विभा ने सभी को संबोधित करके कहा, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती हूँ जिसे देखकर आप सब चौंक पड़ेंगे। सभी के दिल धड़क उठे। विभा ने सांकेतिक अंदाज में 2 बार ताली बजाई और एक दरवाजे की तरफ देखने लगी। मुझ सहित सभी की दृष्टि उस दरवाजे पर टिक गई और फिर जो व्यक्ति दरवाजे को पार करके हॉल में प्रविष्ट हुआ उसे देखते ही सभी चौंक पड़े। कई के कंठों से तो चीख सी निकल गई, मनीराम बागड़ी? जी हाँ, आप लोगों ने ठीक पहचाना, ये मनीराम बागड़ी ही है। विभा ने कहा, इसे देखकर आप इसलिए चौंक पड़े हैं क्योंकि ये कल एंजॉय होटल के कमरा नंबर 70 में मारा जा चुका है। लेकिन नहीं, दरअसल ये मरा नहीं था। जिस वक्त हत्यारे ने इस पर फायर किया था उस वक्त इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। सीने में एक बकरे के खून से भरा गुब्बारा छुपाए था जो इसके फायर के साथ ही फोड़ दिया गया और उसी क्षण से इसने लाश में बदल जाने का नाटक किया। ये सब इसने खुद नहीं बल्कि मेरे इशारे पर किया था। हत्यारे को बेनकाब करने के लिए इसे जिंदलपुरम में रोककर मैंने ही वो नाटक कराया था। अब ये अपने मुंह से हत्यारे का नाम बताएगा। आप हत्यारे को पकड़ने के लिए मुस्तैद रहे आईजी अंकल। हॉल में सन्नाटा छा गया, ऐसा कि सुई भी गिरे तो आवाज सब सुन सके। अब ज्यादा देर मत करो टिंगू, सब जानने के लिए उत्सुक है, बताओ कि वो कौन है? विभा ने कहा। टिंगू ने उपस्थित भीड़ पर अभी नजर दौड़ानी शुरू ही की थी। धाए धाए धाए, सारा हॉल फायरिंग की जबरदस्त आवाज से गूंज उठा। ये फायर सीधे मनीराम बागड़ी यानी टिंगू पर किए गए थे। एक क्षण के लिए तो हॉल में हड़बड़ी सी फैल गई, परंतु अगले क्षण सारे हॉल में विभा का जबरदस्त कहकहा गूंज उठा। वो इस तरह हंस रही थी जैसे पागल हो गई हो। और सबसे अजीब हालत दीनदयाल की थी। उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर की नाल से अभी तक धुआं निकल रहा था। बौखलाया हक्का बक्का सा वो कभी विभा को देख रहा था, कभी सुरक्षित खड़े मनीराम बागड़ी को और कभी अपने रिवॉल्वर को। उसके आसपास से सभी हट गए थे। लोग सहमे से कभी दीनदयाल को देख रहे थे और कभी कह लगाते विभा को। दीनदयाल ऐसा खड़ा था
जैसे उसका सब कुछ ठग लिया गया हो, जबकि मुझ सहित हॉल में मौजूद हर व्यक्ति ये सोचकर हैरत में डूबा हुआ था कि हत्यारा दीनदयाल है। दीनदयाल को हथकड़ी लगा दीजिए आईजी अंकल, विभा ने कहा। इसके रिवॉल्वर में सारी गोलियां नकली है। दीनदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तब विभा बोली, तुम चक्कर में आ गए दीनदयाल। जिसे टिंगू समझकर अपना भेद तुम खुद ही खोल बैठे, वो टिंगू नहीं कोई और है। उसके इस वाक्य के साथ ही टिंगू ने अपने चेहरे से एक फेस मास्क उतारा और ये देखकर मेरे कंठ से चीख निकलते निकलते रह गई कि टिंगू शेरू में बदल गया था। शेरू, चाल वाला शेरू। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता लगा विभा कि दीनदयाल ही सुभाष है? मैंने पूछा। मैंने इस केस में आए सभी व्यक्तियों पर सुभाष होने का विचार किया और हर बार दीनदयाल के नाम पर ठिठक गई, क्योंकि हेयर पिन के बारे में मेरे और तुम्हारे अलावा उस वक्त उसी कमरे में सेफ के पीछे छुपे दीनदयाल ने ही जाना था। और अगले ही दिन पिन से हत्या की गई जोगा की लाश मिली। पोटेशियम पॉइजन और टाइम डेथ जैसे घातक जहर किसी को आसानी से नहीं मिल सकते और दीनदयाल का मेडिकल स्टोर था। महेंद्रपाल सोनी से परिचित होना भी मुझे इसी पर ठिठका रहा था, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं था। सो त्रिवेदी का फोटो लेकर हरिंद्रनाथ से मिलना पड़ा। लौटते वक्त मैंने बूथ से श्रीकांत को फोन करके हुक्म किया कि वो हरिंद्रनाथ को लेकर दीनदयाल की दुकान के सामने से गुजरे और दीनदयाल को देखकर हरिंद्रनाथ से पूछे, क्या यही व्यक्ति त्रिवेदी का मास्क बनवाने आया था? हरिंद्रनाथ ने दीनदयाल को पहचान लिया। अब मैं स्पष्ट जान गई कि दीनदयाल ही हत्यारा है। फिर भी मैंने सोचा कि कल सबके सामने दीनदयाल को रंगे हाथों पकड़ना उचित होगा। हरिंद्रनाथ से बागड़ी का फेस मास्क बनवाया, क्योंकि जानती थी कि बागड़ी को देखते ही ये बौखला जाएगा। मगर समस्या ये थी कि वो मास्क को लगाकर बागड़ी कौन नजर आ सकता है। तभी मुझे शेरू का ख्याल आया। दरअसल शेरू टिंगू की कदकाठी का है, अतः मैंने रात में ही कालू को महानगर भेजकर शेरू को बुलवा लिया। दीनदयाल के रिवॉल्वर से असली गोलियां निकालकर उसमें नकली डाल आने का काम कल रात ही अभी कराया था। विभा की बातें सुनकर सभी चकित रह गए थे, जबकि भीड़ में से किसी ने पूछा, क्या आप ये भी बता सकती हैं बहुरानी कि दीनदयाल ने ये सब कुछ किस तरह किया? सबसे पहले दीनदयाल ने अपनी बीवी बच्चों को मायके भेजा। फिर सचिन और सुधा को मार डालने की धमकी देकर इसने जोगा से मनचाहा काम लिया। सुधा के हाथ से अनूप के नाम ढेर सारे पत्र लिखवाकर ये हमारी तिजोरी में पहले ही रख चुका था और तभी इसने उसमें से रायतादान गायब किया था। मकसद हमें उलझाना और हमारी नजरों में अनूप का चरित्र गिराना था। जोगा को कठपुतली बनाकर इसने उससे अपना ही फ्लैट इस्तेमाल करवाया था, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटर फ्लैट तक पहुंच सकते हैं। पुलिस इसे तलाश कर रही थी। सोचने लगा कि यदि इस पहले ही मोर्चे पर यह शिकस्त खा गया है तो आगे का काम कैसे निपटाएगा। अतः पुलिस से बचता बचाता ये मेरे पास पहुंच गया। मंदिर के उस कमरे में मुझे उसने झूठी कहानी सुनाई, जो इसलिए सच उतरी क्योंकि सारे केस में इसने सचमुच जोगा को ही फ्रंट पर रखा था। सेफ के पीछे छुपे हुए इसने कमरे में मेरे और वेद के बीच हेयरपिन के बारे में होने वाली सारी बातें सुन ली थी। यानी जान गया था कि जोगा ने जो कच्चा लालच किया है उसकी वजह से वो पकड़ा जा सकता है। अतः हवालात से निकलते ही इसने हेयरपिन को जहर में बुझाकर जोगा की हत्या कर दी। मुझे दिए गए अपने बयान को सही साबित करने के लिए इसने जोगा की लाश अपने दोस्त महेंद्रपाल सोनी के फ्लैट में पहुंचा दी। इस तरह से ये प्रचारित करने में कामयाब रहा कि हत्यारा दूसरों के फ्लैट इस्तेमाल करता है। उधर सुधा पटेल इसके इशारों पर नाचने के लिए बाध्य थी। इसने उससे हमें फोन कराया। मकसद हमें सुधा पटेल के चक्कर में उलझा देना और ये जानना था कि तिजोरी से हमने अनूप के नाम के लिखे हुए सुधा के पत्र बरामद कर लिए हैं या नहीं। जब हम सुधा द्वारा बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां किडनैप की कहानी कहने के लिए सारे सबूत बिछाए गए थे। सावरकर अंकल ने अनूप के भेष में हत्यारे की तलाश में रेवती शरण के पास जाकर अनजाने में हत्यारे की मदद की, यानी केस में उलझने पैदा कर दी। उससे हमारा दिमाग वैर थी रेवती शरण की तरफ बहक गया। उधर केस को उलझाने और आतंक फैलाने के लिए दीनदयाल ने सनील के बॉक्सों में सुधा के अंक भेजने शुरू कर दिए। विभा एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, अब सवाल उठता है त्रिवेदी का, उसके कैरेक्टर और इस केस में उसके पार्ट का। इसमें शक नहीं कि त्रिवेदी एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर था, परंतु कम से कम इस केस में अनूप के प्रति श्रद्धा रखने के कारण वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। अपने और दीनदयाल के संबंध उसने केवल अपना भांडा फूट जाने के डर से छुपाए थे। दरअसल उसने दीनदयाल के मुझे दिए गए बयान पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था, यानी उसे दीनदयाल पर इस केस का हत्यारा होने का शक हो गया था। इसलिए उसने सोनी से दीनदयाल को चेक करने के लिए कहा था। दीनदयाल के यहाँ तलाशी में उसे वे 5 पत्र भी मिल चुके थे, अतः वह महसूस कर रहा था कि शीघ्र ही मुझसे पहले हत्यारे को बेनकाब कर देगा।
वो अपने चक्कर में लगा हुआ था, जबकि दीनदयाल सोनी की बातों से सब कुछ ताड़ गया। दीनदयाल जानता था कि त्रिवेदी के उससे और सोनी से संबंध होने के कारण हम उस पर शक कर रहे हैं। दीनदयाल ने शीघ्र ही त्रिवेदी को ठिकाने लगाकर और सारा शक उसी पर डालकर खुद स्वतंत्र हो जाने के लिए उसने हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से त्रिवेदी का मास्क बनवाया, सुधा से बयान दिलवाया, त्रिवेदी की लाश जयपुर पहुंचाई। ये सारे काम करके इसने न केवल त्रिवेदी नाम की आफत से अपना पीछा ही छुड़ा लिया, बल्कि उसे हत्यारा भी साबित कर दिया। इधर इसने जगमोहन को भी इंजेक्शन लगाकर 3.5 घंटे बाद मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसकी सारी योजनाएं पूरी तरह सफल हो रही थी। इसलिए अब इसने बिरजू और टिंगू की हत्या बाकायदा मुझे चुनौती देकर की। आप इस कहानी में किसे दोषी मानती है बहुरानी? किसी ने पूछा। ये लंबी कहानी आज से 4 साल पहले हीरो की चोरी और फिर बंकम द्वारा बहन जी से किए गए व्यभिचार से शुरू होकर सुधा पटेल की लाश पर खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा दोषी बंकम दास था। जोगा, बिरजू, टिंगू और सुधा पटेल तो अपराधी थे ही। बहन का बदला लेने के लिए कानून की शरण में न जाने का अपराध अनूप ने भी किया। उसी की सजा स्वरूप वे सारी जिंदगी संतरे से डरते रहे और अंत में उन्होंने आत्महत्या करके खुद ही खुद को सजा दे डाली। अपनी लाश के पास बंकम दास सांकेतिक भाषा में सुभाष के लिए एक लॉकर नंबर लिख गया था, परंतु सुभाष उसे समझ नहीं सका। अगर समझ जाता तो शायद 4 साल बाद यह हत्याकांड ना होता। उस अवस्था में भाई के परिवार की हत्या को भूलकर सुभाष हीरे और नेकलेस के बेस पर ऐश की जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन जुर्म के बीज जुर्म के पेड़ ही पैदा करते हैं। पूरे योजना बनाकर होशो हवास में सुभाष या दीनदयाल ने 5 व्यक्तियों की हत्या करने का गंभीर अपराध किया है। इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा न खटखटाकर बदले के लिए स्वयं ही निकल जाना सबसे बड़ा अपराध है। दीनदयाल सिर झुकाए खड़ा था, मानो विभा के एक भी शब्द पर उसे कोई आपत्ति ना हो, पूछने के लिए जैसे किसी पर कोई सवाल ना रह गया हो। अपने लेखन कक्ष में मैं ये 3.5 घंटे नामक उपन्यास पूर्ण कर चुका हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, और वो ये कि जब मेरी दोस्त मेरे दिल की धड़कन ने इस बारे में एक भी शब्द ना लिखने की दृढ़ स्वर में हिदायत दी थी, तो मैंने सब कुछ क्यों लिख दिया? मेरे पास कोई विशेष जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि मैं एक लेखक हूँ और खुद को रोकने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी रोक नहीं सका। मुझे ये केस कथानक के रूप में बहुत अच्छा लगा और अपने पाठकों को इससे महरूम रखना पाठकों के प्रति अन्याय लगा। उसने जिंदलपुरम से हमें भावभीनी विदाई देते वक्त मुझे एक बार फिर इस बारे में कुछ न लिखने के लिए कहा था, मगर मैंने उससे ना लिखने का वादा नहीं किया। मुझे उसके शब्द याद आ रहे हैं। विभा निश्चय ही मुझसे उपन्यास के प्रकाशित होने पर नाराज होगी, शायद नफरत भी करने लगे। खैर, उसका प्यार तो ना मिल सका, नफरत ही सही। और फिर मधु ने लगातार जोर देकर कहा है कि मुझे विभा और पाठकों के प्रति अपना दायित्व निभाना ही चाहिए। विभा ने सारी जिंदगी मुजरिमों से जूझने की कसम खाई है और मैं जानता हूँ कि वह जूझेगी भी, परंतु शायद मेरी इस दुष्टता के कारण वह मुझे अपने किसी अगले केस के बारे में एक शब्द भी ना बताए और शायद भविष्य में मैं उनके बारे में कुछ भी लिखने से महरूम रहूं। निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि इस कथानक को लिखकर मैंने सही किया है या गलत। बस इतना ही देख सकता हूँ कि यदि विभा इन पंक्तियों को पढ़ रही हो तो वो केवल ये सोचकर मुझे माफ कर दे कि उसके दोस्त के अंदर एक लेखक बैठा है और ये सब कुछ उसी लेखक ने लिखा है, वेद ने नहीं। अगर उसे नफरत करनी है तो मुझसे करे, मेरे अंदर बैठे लेखक से नहीं। सच विभा, मुझे तुम्हारी नफरत की बहुत जरूरत है। समाप्त। तो दोस्तों, ये था 3.5 घंटे नॉवल का आखिरी और 14वां पार्ट। ये उपन्यास आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।